जी जनाब। अच्छा जी, जो बजट आया है ना जी, वो काफ़ी फ़नी बजट है, फ़नी बजट। हाँ? फ़नी बजट आया है, फ़नी बजट। ये रहा जी हमारा फ़नी बजट। ठीक है, मैं शुरू ही सेल टैक्स से कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी? मैं नज़र आ रहा हूँ आपको? जी जी। अच्छा जी। और ये आपको बजट भी नज़र आ रहा है सही से? बजट भी नजर आ पढ़ा जा रहा है? पढ़ा जा। चलो, सबसे पहले जो है ना जनाब अली, जो बजट में शरारत हुई है वो हुई है जनाब अली, सेक्शन है हमारे पास जनाब, हमारे पास आ जाता है जनाब अली सेल टैक्स एक्ट 1990, सेल टैक्स 1990 एक्ट का जो है ना, उसके अंदर एसोसिएट की डेफिनेशन के अंदर एक इजाफा हुआ है। खैर, इसको जो चीज़ें हमारे जो पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट नहीं कर रही ना, मैं उसको ना ज़रा कम डिस्कस करता हुआ आगे निकलता जाऊँगा। सबसे पहले बोर्ड की डेफिनेशन देख लें। सेक्शन 3 की ना क्लॉज 4 है, इसके अंदर बोर्ड की डेफिनेशन, इनकम टैक्स का जो बोर्ड है ना FBR, उसी को बोर्ड कहती है। ठीक है, ठीक है। इनकम टैक्स का जो FBR है बोर्ड, उसी को बोर्ड कह दिया है। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो इनकम टैक्स के सारे बोर्ड के जो कवानीन हैं वही लगेंगे सेल टैक्स के ऊपर भी। अच्छा, एक नया कॉन्सेप्ट आया है जनाब अली क्लॉज 14A के अंदर, इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट का। ये इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट जो है ये शुरू हुआ है, और इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट के अंदर एक खास चीज़ है जिसकी बेस पर इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट शुरू हो सकता है। वो हम जाके ना अंडर सेक्शन 25A में देख लेंगे। जब मैं सेक्शन 25A की जो सेक्शन देखूंगा ना, उस वक्त आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट में और सिंपल ऑडिट में क्या फ़र्क है। ठीक हो गया? उसके बाद लाइसेंस इंटीग्रेटर्स जो है ना, लाइसेंस दिया जाएगा इंटीग्रेटर्स को, जो कि बोर्ड के साथ सॉफ्टवेयर के जरिए इनवॉइसिंग सिस्टम को इंटीग्रेट करवाएंगे। हाँ, ठीक हो गया? अब सेक्शन 37 आ जाता सेल टैक्स का। यहाँ पर आकर टैक्स फ्रॉड की जो डेफिनेशन है ना, इसको काफ़ी ब्रॉड किया उन्होंने। ये एक पहली डेफिनेशन है जो पढ़ने से ताल्लुक रखती है, और मज़ेदार डेफिनेशन बनाई है इन्होंने, काफ़ी कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन है, और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, वो सुनने वाला है। जो इंटेंशनली इविजन करे टैक्स ड्यू, टैक्स जो आपने पे करना था लीगली उसकी, या रुक जाए, एब्सटेन ऑफ अनडूइंग रिफंड, या रिफंड जो है वो हासिल कर ले, फॉल्स रिटर्न जमा करवा के, स्टेटमेंट जमा करा के, या फॉल्स डॉक्यूमेंट जमा करवा के, या विद होल्डिंग टैक्स करेक्ट ना जमा करवा के, इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट गलत जमा करवा के, इंटेंशनली, इसका मीन्स फ्रॉड है। ठीक हो गया? और इसमें वो फिर शामिल करता है, इंक्लूड करता है, क्या क्या चीज़ें शामिल करता है। सप्रेशन ऑफ द सेल टैक्स रिसीट्स दैट आर चार्जेबल टैक्स अंडर दिस एक्ट। आपने सेल टैक्स की रसीद नहीं काटी। फॉल्स क्लेम ऑफ इनपुट क्रेडिट, आपने गलत इनपुट क्रेडिट मांगा है, किसी तरीके से इनपुट क्रेडिट गलत अपनी रिटर्न में डलवा लिया है। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट इशूइंग सेल टैक्स इनवॉइस, ये सबसे बड़ी बात है कि आप सेल टैक्स में रजिस्टर थे, जिसको सेल टैक्स कर रहे, जिसको आप सब जो है रिटर्न दे रहे थे, जिसको आप सप्लाई कर रहे थे, वो सेल टैक्स में रजिस्टर था। आपको इनवॉइस काटनी थी, सेल टैक्स की इनवॉइस के जरिए पेमेंट करनी थी, या आपने कोई रजिस्टर नहीं भी था, आपने सेल टैक्स की इनवॉइस काटनी थी, क्योंकि आपने एडिशनल टैक्स लेके सेल टैक्स की इनवॉइस तो काटनी थी ना। आपने बगैर इनवॉइस काटे किसी को सप्लाई कर दी है, किसी को सामान दे दिया है, तो ये भी क्या कहलाएगा? फ्रॉड कहलाएगा। इशुएंस ऑफ द टैक्स इनवॉइस विदाउट, ये तो पहले भी था कि आपने टैक्स इनवॉइस भेज दी है। एविजन ऑफ द टैक्स बाय अवेलिंग अनड्यू इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर आपने किसी तरह से अनड्यू इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है। कलेक्शन ऑफ एनी अमाउंट एज टैक्स बाय फेलिंग टू डिपॉजिट द सेम इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर फॉर द अमाउंट ऑफ 3 months,
आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया, सेल टैक्स, लेकिन आपने 3 महीने में जमा नहीं करवाया। falsification of the subject of the financial record, प्रोडक्शन ऑफ फेक अकाउंट्स डॉक्यूमेंट, आपने फेक अकाउंट्स वगैरह बनाकर जमा करा दिए, या किसी तरीके से आपने ये कर दिया, कोई अकाउंट डॉक्यूमेंट्स आपने गलत जमा करवाए थे तो भी आपने टैक्स फ्रॉड किया है। आपने टेम्परिंग की है डॉक्यूमेंट्स तो भी आपने टैक्स फ्रॉड किया है। या आपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रखने में, कंसीलिंग करने में कोई ऐसा काम किया है जिसमें आपकी इंटेंशन लग रही है कि आपने फ्रॉड किया है, ये आपने प्रूव करना है कि आपकी इंटेंशन नहीं है। तो टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन उसने खोल के रख दी है कि अगर आपने ऐसा कोई काम किया तो आप टैक्स फ्रॉड के जुमरे में आते हैं। वो आप सब सुन लीजिए। तो पहली चीज तो उसने टैक्स फ्रॉड पे अच्छी खासी बहस कर दी। मेरा नहीं ख्याल है कि जब बजट अप्रूव होगा तो वो इससे पीछे हटेगा। टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन को यही रखेगा। टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो वापस हो जाए। वो कहता है जी सप्लाई कर रहे हो, इनवॉइस काटो। अगर आपने सप्लाई की है और उसकी इनवॉइस काटी है तो किसी और को मत बेचो, प्रॉपर तरीके से उसकी डॉक्यूमेंटेशन करो और डॉक्यूमेंटेशन सही जमा करो। और ये उसकी जायज़ बात है, गलत नाजायज़ बात नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये रिवर्स बैक होने वाला है। अच्छा, सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर ना, टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन कब हम कहेंगे कि सप्लाई हो गई। एक चीज़ उसने पिछली दफ़ा निकाल दी थी, वो कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रही थी कि जनाब वो कब सप्लाई मानी जाएगी। तो टाइम ऑफ सप्लाई में उसने डाल दिया हुआ है कि चाहे आप सप्लाई कर दें और पेमेंट मिल जाए या पेमेंट मिलने के लिए हो जाए तैयार, मतलब पेएबल हो जाए, तब भी हम कहेंगे कि सप्लाई हो गई। मतलब आपने सामान दे दिया है, पेमेंट मिलने वाली है, तो बस ठीक है, अब आपकी सप्लाई हो गई। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 46 में। 46 के अंदर उसने ना जो काम की बात की है, अच्छा जी, उसने कहा जी गुड्स जो है ना वो एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सप्रेशन इंक्लूड दीज आर स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल के आइटम्स को ना उसने गुड्स, जितनी भी गुड्स हैं, इसको उसने कहा है कि ये रिटेल की गुड्स हैं। गुड्स की, रिटेल की गुड्स को भी उसने थर्ड शेड्यूल में शामिल, ये इस शेड्यूल में शामिल कर दिया। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, नीचे चला जाता हूँ। ये इन डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट है, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा। अब जो हमारे नए सेक्शन इंट्रोड्यूस हुए हैं ना, उसकी बात समझ जाते हैं। ये वो बोर्ड वाली बात है, ताल्लुक रखते हैं। ये वो जो बोर्ड आया है ना हमारे पास, इनकम टैक्स का जो हमने बोर्ड इंट्रोड्यूस करवाया है, तो वो बोर्ड की वजह से हमारे पास क्या चीज़ ऐड हुई है वो ज़रा समझ लें। आर यू विद मी? आप मेरे साथ हैं? आप समझ पा रहे हैं अमीन भाई? मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, ठीक। आप अपना माइक ऑफ किया, डिस्टॉर्शन हो गया। ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, मुझे आपका माइक ऑन रहने दें, कोई ऑफ ना करें। अच्छा, अब वो लेकर आया है 11B, 11D, 11E, 11F, 11G। ये सेक्शन वो लेकर आया है नए, क्योंकि उसने इनकम टैक्स के एंटर कर दिया है। तो उसने कहा है जनाब अली, फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग एन असेसमेंट ऑर्डर। असेसमेंट ऑर्डर कहते हैं जब आप रिटर्न सबमिट करवाते हैं तो एक ऑर्डर जनरेट होता है कि हाँ जी आपकी रिटर्न सबमिट हो गई है, असेसमेंट ऑर्डर कहते हैं। और एनी ऑर्डर सब्सिक्वेंट ऑफ और द गिवन इफेक्ट 120 नहीं, 120 इनकम टैक्स में होता है ना, ये सेल टैक्स है। ठीक है, ये कमिश्नर अपील या कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कर दे तो जो इनकम टैक्स के जो है ना लॉज, सेक्शन 124 वाले प्रोविजंस, वही की वही यहाँ लगेगी। वो कहता है कि सेल टैक्स वाले लॉज को आपने यहाँ नहीं देखना, जो कानून 124 के अंदर वहां लगते हैं सेक्शन 124 में, वही के वही यहाँ लगेंगे। लिमिटेशन से मुराद क्या है? वही 30, 60, 90 दिन वाले। ठीक हो गया। उसके बाद यानी कि अपील किसके पास की जा सकती है, फिर किसके बाद की जा सकती है, फिर किसके पास की जा सकती है, फिर क्या हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, फिर क्या हो सकता है। अपील ट्राइब्यूनल में क्या होगा, कमिश्नर अपील के पास कब जाएंगे, ट्राइब्यूनल के पास कब जाएंगे, हाई कोर्ट में कब जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में कब जाएंगे, ये सारे का मनी वैसे के वैसे। यह कहते हैं मिटिडस में मतलब यह है एज इट इज। ठीक है। 11C की क्या बात करता है? आफ्टर सेक्शन 11C एक उसने नया सेक्शन डाला है, ये पहले नहीं था सेल टैक्स में, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। वो कहता है जनाब अली, आपने सेल टैक्स की रिटर्न जमा ही
नोटिस के बाद नहीं। नहीं कराई तो भाई मैं खुद जमा करके उसके ऊपर टैक्स बना दूंगा अच्छा और एक नोटिस जारी करके आपके बैंक से पैसे काट लूंगा। मैंने आपको नोटिस दिया कि रिकॉर्ड जमा कराएं, चीज़ें जमा कराएं, आपने रिकॉर्ड जमा नहीं कराया तो मैं पेनल्टी भी लगाऊंगा, डिफॉल्ट से चार्ज भी लगाऊंगा और खुद आपके रिटर्न बना के आपसे पैसे काट लूंगा। यही वो इनकम टैक्स वाला सेक्शन है 122 वाले सेक्शन के जरिए आपको जो नोटिस आ जाता है कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी 121 के अंदर। हाँ जी ठीक है जी, पक्की खबर। हाँ जी, पक्की खबर के ऊपर 122(5) में 121 के अंदर हम आपका डायरेक्ट खुद ही कंपटीशन करके रिजल्ट बना रहे हैं। तो वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है वो आपकी करके आपको नतीजा निकाल देगा। लोग करते क्या थे कि सेल टैक्स में आते थे, आके रजिस्ट्रेशन करवाई, इंपोर्ट करना इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करना एक्सपोर्ट किया, दिल किया काम करते रहे। काम करने के बाद रिटर्न भरनी छोड़ दी, फिर उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला दफा हो और एक बल्क छोड़ गए एफबीआर के ऊपर। वो अब उसका रिकॉर्ड संभाले फिर रहे हैं, ना कभी टैक्स आना है ना कभी रिटर्न जमा होनी है। वो अब अपनी कार्रवाइयां किए जा रहा है, वो केस एग्जिस्ट ही नहीं करते। मैं कहा भाई हम क्लोज करते हैं इसको, टैक्स आपके ऊपर हम लगाएंगे, आप फिक्र ही ना करें। ठीक हो गया जी। उसके बाद वो कहता है कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अंदर मेड ड्यू टू द फॉल्ट, अगर आपने किसी डिफॉल्ट क्लॉज के जरिए पर्सन हैज रिटर्न देयर ऑफ द पेज द अमाउंट टैक्स ड्यू विद इन द डिफॉल्ट सरचार्ज पेनल्टी, अगर उसने दे दिया है तो वो जो नोटिस होगा ना वो फारिग हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं रहेगी, आप पेमेंट दे दें। ठीक है। अगर अगला सेक्शन है 11E, वो कहता है अगर आपको गलती से किसी असेसमेंट ऑर्डर के जरिए से रिकवरी हो गई है, आपने ज्यादा रिफंड ले लिया है या आपका टैक्स बच गया अदा करने वाला, तो भाई आपको देना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। अब एक सेक्शन है 11F जो इसने डाला है विद होल्डिंग टैक्स का, एफबीआर का। ये सेल टैक्स के अंदर आपका ना एक सेक्शन होता है जिसके जरिए से आपने ना सेल टैक्स विद होल्ड करना होता है और फिर जमा कराना होता है। लोग क्या करते हैं, सेल टैक्स विद होल्ड तो कर लेते, जमा नहीं कराते। उन्होंने कहा जनाब टेंशन लेने की जरूरत ही कोई नहीं है, अगर आपने वो विद होल्ड किया, एनी पर्सन रिक्वायर यानी कि जिसको करना था विद होल्ड सेल टैक्स अंडर सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 3 फेल्स विद होल्ड, उसने विद होल्ड ही नहीं किया, और हैविंग विद हेल्ड द सेल टैक्स, लेकिन और या फिर उसने सेल टैक्स विद हेल्ड कर लिया, फेल टू डिपॉजिट द सेम इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, और उसने डिपॉजिट नहीं करवाया, तो ऑफिसर जो होगा ना असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे नहीं, आफ्टर नोटिस ऑफ द सच पर्सन शो कॉज पासेस एंड ऑर्डर टू डिटरमिन द रिकवरी इन अमाउंट डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी लगा के वो आपसे रिकवरी ले लेगा। ठीक है जी। मतलब उसने ना मंतकी अंजाम तक पहुंचाया इन सेक्शनों के जरिए से। ये सेल टैक्स में कुछ फ्लॉज ही थे मेरे हिसाब से तो। अच्छा, फिर अगला आ जाता है 11G लिमिटेशन ऑफ असेसमेंट। शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 11D 11F शैल बी इशूड विद इन 5 ईयर। वो कहते हैं जनाब ये वाले जो नोटिस है ना ये 5 साल के अंदर अंदर आपको होंगे इशू, उसके बाद नहीं होंगे। लेकिन वो कहता है एन ऑर्डर, ये जो इसका जो ऑर्डर है ना शो कॉज के बाद 11D 11E 11F का, ये आपको 120 दिन के अंदर, वो आपको शो कॉज के अंदर एक शो कॉज के 120 दिन के अंदर अंदर आपको ये मिल जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा। अगर आपने कोई एक्सटेंशन ले ली, अगर कमिश्नर ने चाहा वो आपको एक्सटेंशन दे दे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 90 दिन की एक्सटेंशन देगा। और अगर ऐसा हुआ कि आपने जाके कहा जी मैं एडजर्नमेंट ले रहा हूँ, या फिर कोई स्टे ले लिया आपने कोर्ट से, या आपने अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आप इसको ले गए, तो भी मज़ीद 60 दिन आपको इस काम के लिए मिल जाएंगे। यानी कि टोटल मिला के 99 मंथ में ये पूरा का पूरा प्रोसेस ख़त्म होना ही है। मतलब आपने ये देना ही है। अब आगे आ जाते सेक्शन 21। पहले होता ये था आप रिटर्न भरने बंद हो गए, टैक्स अदा करने बंद हो गए, कुछ अरसे के बाद जनाब अली वो आप पहले इनएक्टिव में गए, इनएक्टिव के बाद सेल टैक्स की रिटर्न के बाद आप उसके बाद आप ब्लैक लिस्ट हो, ब्लैक लिस्ट स्टेटस ब्लॉ है ना। अब वो कहते हैं अब आपको ब्लैक लिस्ट ऐसे नहीं कर सकता कमिश्नर, वो आपको नोटिस ऑफ ब्लैक लिस्टिंग भेज सकता है, खुद ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकता। वो चीफ कमिश्नर के पास जाएगा या आप ले जाएंगे, वहां चीफ कमिश्नर ये सारी बात को सुनेगा,
और वो अगर जरूरी समझेगा तो ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर दे देगा। ये बहुत अच्छा कदम है, ये हरासमेंट से भी निकालता है कि कमिश्नर साहब ने हरास कर लिया या उसके किसी अमले ने ब्लैक लिस्ट कर दिया। हाँ जी, बिला वजह की ब्लैक लिस्टिंग नहीं होगी। ब्लैक लिस्टिंग तब भी होगी जब चीफ कमिश्नर के नोटिस में भी होगा, पूरे कागजात भी चेक हुए होंगे, हर चीज हो चुकी होगी, और फिर ब्लैक लिस्ट हो जाएगा तो फिर ब्लैक लिस्ट होगा, इसका मतलब पक्का ब्लैक लिस्ट है वो। अगली बात आ जाती है सेक्शन 23 पे आ जाते हैं। टैक्सेबल सप्लाई दे रहा था सब्जेक्ट टू सच कंडीशन रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन इन द बोर्ड में नोटिफाई इन द ऑफिशियल गजट में इशू। अच्छा, वो पहले ये था कि में लिखा हुआ था कि पहले सिर्फ वो दे सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी दे सकता है और वो जाके बाय हैंड भी दे सकता है, या किसी और मीडियम में दे सकता है। अब ऐसा नहीं है जी, सेल टैक्स इनवाइस, सेल टैक्स रिटर्न्स जो है ना, वो इनवाइसिंग वगैरह सारी की सारी जमा होनी है ना, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली जमा होनी है, यानी कि ऑनलाइन ही जमा होगी, वरना और तरह जमा नहीं होगी। मैं बात कन्वे करने में कामयाब हो रहा हूँ? जी जी बिल्कुल। चलो, जहाँ फंस रहा हो बात डिस्कशन हम कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, ऑडिट ऑफ द सेल टैक्स अफेयर्स। अब हम आ जाते हैं ऑडिट के ऊपर। सेल टैक्स अफेयर्स का ना ऑडिट होना शुरू हो गया। क्या होता है जी? कमिश्नर ऑन द बेसिस ऑफ द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, पहला पॉइंट है, रीजन होनी चाहिए और वो राइटिंग में लिखी होनी चाहिए। क्या भरे, क्या करेगा? इशू अ नोटिस टू द रजिस्टर्ड पर्सन करेगा, इंटीमेटिंग हिम रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ द सेल टैक्स। ठीक है जी, ये जो पावर दी गई है कमिश्नर को, ये कमिश्नर के पास पावर है, ये बोर्ड की पावर के अलावा है। कमिश्नर साहब जो हैं वो कम्युनिकेट करेंगे रीजन रिकॉर्डेड बाय द कमिश्नर टू द रजिस्टर्ड पर्सन। वो रीजन भी कम्युनिकेट करेगा कि मैं क्यों ऑडिट कर रहा हूँ। यहाँ से खतरा शुरू हो जाता है ना कि हर बंदे का ऑडिट शुरू कर लेगा कमिश्नर। हाँ कहते हैं नहीं नहीं नहीं, रिमूवल ऑफ डाउट, इट इज डिक्लेयर्ड द कमिश्नर may not provide an opportunity of hearing or shall pass an order before the issuing of the notice under section 1। अच्छा, इस ऑडिट के करने के लिए ना वो डायरेक्ट नोटिस देगा या ऑर्डर भी दे सकता है ऑडिट का, उसके लिए इसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की भी जरूरत नहीं है। ये नहीं कि वो लाके पहले बात करे, वो सिर्फ बताएगा उसे कि भाई आपका ऑडिट हो रहा है। ये और खतरनाक बात है। अगली बात देखें, द रीजंस रेफर टू सबसेक्शन 1 शैल बी बेस्ड ऑन द स्क्रूटनी बाय द कमिश्नर। ये जो रीजन होंगे ना, वो पहले वो स्क्रूटनी अपनी मुकम्मल करेगा। ठीक है, सेल टैक्स अथॉरिटी अवेलेबल रिकॉर्ड से, जिसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं? सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। किसी भी इन चीज़ों में से किसी चीज़ में से भी वो आपकी इंफॉर्मेशन तलाश करके अपनी स्क्रूटनी, अपनी पहले जांच पड़ताल मुकम्मल करेगा, फिर वो रीज़न देगा आपको कि मैं आपका ऑडिट करना चाहता हूँ। और फिर वो रीज़न क्या होगी? वो मेयर वेरिफिकेशन ऑफ द इनपुट आउटपुट रिफंड या कंप्लायंस ऑफ द लीगल प्रोविजंस नहीं हो सकती, वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क फैक्टर होगी कि रिस्क फैक्टर है इसमें। जब तक रिस्क फैक्टर नहीं है ऑडिट नहीं खुल सकता। बात पहुंच पाई? रिस्क फैक्टर होगा तो ही ऑडिट हाँ जी, सारी स्क्रूटनी उसने खुद करनी है, सिर्फ आके बुला के मेरा रिकॉर्ड मैच कराओ नहीं। रिस्क फैक्टर निकाल लो, बताओ कि यहाँ रिस्क है, रिस्क जस्टिफाई करो तो ठीक है, मैं आगे सारा कुछ मिलाने को तैयार हूँ। फिर वो सारा रिकॉर्ड मांग सकता है, ये नीचे लिखा भाई पूरा रिकॉर्ड मांगे, आ जाए मांग ले। अच्छा जी, फिर वो क्या कहता है जनाब? प्रोवाइडेड दैट द ऑफिसर ऑफ द इनलैंड रेवेन्यू शैल कॉल नॉट कॉल फॉर रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू व्हिच इट रिलेट्स। 6 साल बाद नहीं भाई, जो करना है 6 साल के अंदर अंदर करो। लेकिन वो बोर्ड वाली बात यहाँ पूरी नजर आती है, नजर आ रही है इनकम टैक्स की वाली। इनकम टैक्स में भी 6 साल थे। हाँ जी, वही के वही लॉज यहाँ पूरे लगते हुए नजर आएंगे अब आपको। सही होगी। वो उसको अपने दफ्तर भी बुला सकता है, ठीक है। कमिश्नर भी कंडक्ट अ कॉल टू कंडक्ट एन इंक्वायरी ऑब्टेन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी को भी कंसीडर कर सकता है। अच्छा जी, असिस्टेंट कमिश्नर शैल कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ सेल टैक्स अफेयर बाय वेरीफाई द करेक्टनेस एंड अदरवाइज द डिक्लेयर्ड टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, कंप्लायंस अदरवाइज प्रोविजन ऑफ द एक्ट, वो सारे कर सकता है। ठीक है, वीडियो लिंक के जरिए भी कर सकता है। अच्छा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट द ऑफिसर ऑफ द इनलैंड रेवेन्यू में, अगर रिक्वायर्ड हो, पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 11E। 11E क्या था?
वो आप मेरे साथ ऊपर देख कर आए हैं, 11E का ऑर्डर वो दे सकता है। मैं आपके साथ ऊपर 11E करवा कर आया था। 11E था असेसमेंट ऑफ द टैक्स रिकवरी नॉट लीड शॉर्ट लीड और फ्रॉडुलेंट। अगर इस तरह से कुछ हुआ है तो वो कह सकता है कि जनाब अली आप मुझे ये पेमेंट करें, वो पेमेंट मांग सकता है। हम यहाँ तक पहुँच गए। हाँ जी। इट शैल डिपॉजिट द एवेडेड टैक्स करेगा और उसको फिर पेनल्टियाँ भी लगा देगा 33-34 में। 33-34 जो है ना सेल टैक्स के अंदर पेनल्टी के सेक्शन है। ठीक हो गया? ठीक हो गया। 25AA 25AB 25AA के बाद AB उसने लगाया है इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट। ये एक नई क्लॉज है, ये नई चीज़ है। अब इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट और ऑडिट में क्या फ़र्क है, ये बात भी ज़रूरी है। वो किस बेस पे हो रहा था? रिस्क फैक्टर पे। इन्वेस्टिगेशन उसने खुद करनी है, स्क्रूटनी उसने खुद करनी है, सारी चीज रिकॉर्ड को खुद चेक करना है, जांचना है, पड़तालना है, फिर उसने निकालना है कि हाँ जी रिस्क है इसमें और मैं इसमें से इजाफी टैक्स भी निकाल लूंगा। तो फिर जाके उसने करना है ऑडिट। ऑडिट करना है तो ठीक है 11 में, फिर वो रिकवरी भी कर ले, जुर्माने भी लगा ले 33 में 34 में। ठीक है। इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट में क्या फर्क है? वेयर ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑडिट एज प्रिस्क्राइब 11 सब सेक्शन 11 और सेक्शन 25 के सेक्शन के अंदर उसको नोटिस मिला और अदरवाइज द ऑफिसर ऑफ द मतलब 25 सेक्शन में या किसी और तरह उसको इंफॉर्मेशन मिली है, द ऑफिसर ऑफ द इनलैंड रेवेन्यू नॉट बिलो द रेगुलर असिस्टेंट कमिश्नर ऑन द बैलेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटीज सस्पेक्ट दैट द रजिस्टर्ड पर्सन इज इन्वॉल्व इन द टैक्स फ्रॉड। ये बिल्कुल फोटोकॉपी टाइप की चीज है। टाइप कह रहा हूँ, परमानेंट नहीं कह रहा। ये है पक्की खबर टाइप की चीज। ठीक है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन टाइप की चीज है। वो एक इन्वॉल्व है टैक्स फ्रॉड में। क्या? टैक्स फ्रॉड में। जब तक फ्रॉड नहीं है तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं है। फ्रॉड साबित करो, इन्वेस्टिगेशन कर लो। हाँ जी। रिस्क साबित करो, ऑडिट कर लो। ऑडिट का बाकी वही है कि जुर्माने लगाएंगे। ठीक हो गया जी? ठीक हो 33 में पहुंच गए जुर्माने। अच्छा हाँ, पहले ये 26 देख लेते। 26 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीच में रह गया। नहीं 26 देखे जी। 26 वाला सेक्शन देखेंगे इंशाल्लाह आपकी आंतों तक आपको जो है ना वो ठंडक महसूस होगी। मजेदार सेक्शन है जी। 26 में इसने 2 सेक्शन के बाद 2A लगाया है। वो 2A क्या कहता है जी? वो कहते थे ना 2 1 लगा देना, ये इसने 2 1 लगा दिए। कहता है जी द ऑफिसर ऑफ द इनलैंड रेवेन्यू बाय नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर एनी पर्सन हु इज इन हिज ओपिनियन इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न under this section for a tax period or periods but who has failed to do so to furnish the return। भाई जी किसी ने रिटर्न जमा करानी थी, उसको लगता है उसने रिटर्न जमा करानी थी लेकिन उसने रिटर्न जमा नहीं कराई किसी एक पीरियड की या एक से ज़्यादा पीरियड की। हेलो पाजी, सबसे बड़ी बात है वो उसको नोटिस दे देगा कि रिटर्न जमा कराओ विद इन 15 डेज 15 दिन में फ्रॉम द डेट ऑफ सच नोटिस। वो नोटिस के 15 दिन के अंदर अंदर such as long as or shorter period as may be specified in such notice। जितना हमने कहा है उतने पीरियड का। ठीक है। प्रोवाइडेड नोटिस अंडर दिस सब सेक्शन, वो जो नोटिस है वो जो इस सेक्शन में दे रखा है इशूड विद इन होना चाहिए। किसके दौरान होना चाहिए? 15 डेज नहीं ईयर्स। वो पिछले 15 साल की रिटर्न जमा कराने को आपको कह सकता है किसी भी महीनों की, अगर आपने फ्रॉड किया हुआ है तो वो आपको कब्र से भी उठा लाएगा। और अगर आपने टैक्स फ्रॉड नहीं किया तो 5 साल में से किसी की भी रिटर्न आपको जमा कराने को कह सकता है। सेल टैक्स की बात हो रही है और सेल टैक्स की रिटर्न हर महीने जमा होती है। हाँ जी। अगर वो आपको 15 साल की रिटर्न जमा कराने को कह दे, सारी की सारी जमा करानी है, तो सर 180 रिटर्नें बनती हैं।
5 साल की कह दे तो 60 रिटर्नें बनती हैं। तो वो कह रहा है भाई इसमें से किसी में से भी अगर आपका टैक्स फ्रॉड है तो मैं पिछले 15 साल तक जा सकता हूँ, 5 साल तक जा सकता हूँ अगर कुछ भी नहीं है तो। सर आया मजा? टैबी सिस्टम हो गया। वो कहता है भाई ये टैक्स फ्रॉड की, और टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन आप ऊपर पढ़ा है, किसी ने सप्लाई की बगैर इनवॉइस जारी किए, तो वो क्या है? फ्रॉड। फ्रॉड ही फ्रॉड है। ठीक है, ठीक हो। और हमारी आवाम को तो बीमारी है। सेल टैक्स में रजिस्टर है और चीजें बेची जा रहे हैं, बेची जा रहे हैं, बेची जा रहे हैं बगैर इनवॉइसों के। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम जुर्माने वाले सेक्शनों पे। द पर्सन हु कमिट्स एट कॉज टू कमिट अटेम्प्ट टू कमिट द टैक्स फ्रॉड, जिसने फ्रॉड करने की कोशिश की, 25,000 रुपए देगा या 100% देगा अमाउंट टैक्स जो भी चोरी हुई है, विच एवर इज हायर, विदाउट प्रेजुडिस टू अबव। He shall also be liable upon the conviction of the special judge imprisonment of the term which may extend to 5 years। 5 साल तक की कैद भी हो सकती है जनाब अली, और 100 मिलियन 500 और मिलियन अबव 1,00,000 5 साल की कैद हो सकती है, या फिर 5 मिलियन 500 या यानी कि 5 लाख या 10 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। बीच में एक्सटेंड टू 10 साल भी हो सकता है। इफ द टैक्स अवेटेड और सॉट टू बी अवेटेड इन 1 बिलियन, अगर 1 बिलियन का टैक्स अवेट हुआ है ना तो 10 साल का जुर्माना 10 साल की कैद कर देंगे हम आपको। सर क्रिमिनल केस है, 15 साल चेक करेंगे, 1 बिलियन तो बना ही लेंगे। ऐसे ही 1 मिलियन बनाएंगे, बंदे को 10 साल के लिए अंदर कर देंगे। 1 मिलियन का जुर्माना कर देंगे 10 लाख रुपए का। आया मजा? आ गया। ठीक है जी, आगे देखते हैं जी। पर्सन हु कमिट्स एंड कॉज टू कमिट द टैक्स फ्रॉड shall pay penalty of the 25,000 rupees sought to be waived, special judge imprisonment with term with 5 years, evaded sought to wait 500 million 500 मिलियन तक का जिसने किया है या उससे ज्यादा किया है, एक्सटेंड टू 10 years 10 साल तक की कैद हो सकती है। टैक्स अवेटेड सॉट टू बी अवेटेड 1 बिलियन इक्वल टू tax evaded sought to be evaded, the person which evades the commission of tax fraud shall be liable upon the conviction of the special judge for the term which may extend to 5 years if the tax evaded sought to be evaded is liable up to 500 million and above the extend to 10 years। मतलब 10 साल तक की कैद तो आपकी हो सकती है, 5 साल की अमूमी बात है, वरना 10 साल तक की कैद तो आराम से खड़ी है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारा हो गया है 33। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन लाइसेंस इंटीग्रेटर की बात होगी जी। बंदा होगा जो इंटीग्रेट करेगा, और अगर वो करने में नाकाम रहा तो उसको पेनल्टी लगेगी 1 मिलियन या 1% ऑफ द टोटल सेल वैल्यू की। ठीक है जी, इंटीग्रेटर की जिम्मेदारी है। अच्छा जी, पहले होता था कि जनाब अली आपको इंटरेस्ट रेट लगता था 12% पे, पहले आपको जितना भी मिलता होता था ना इंटरेस्ट वगैरह जो बनता होता था टैक्स में, वो 12% पे बनता था। अच्छा, अब वो काइबर प्लस 3% पे बनेगा। कराची इंटरबैंक रेट जो है उसके ऊपर प्लस 3% लगा के हम रेट ले लेंगे। ठीक है जी। लाइसेंस इंटीग्रेटर की काफ़ी गपशप होगी यहाँ पे। 43, 45 बे को भी हम छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं 47 पे। 47 में वो ये कह रखे, पिछले दिनों आपको पता होगा कि टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 2024 आया है। कहता है उससे पहले जो फैसले हुए हैं ना, उसका जो है वो जो लिमिटेशन पीरियड है वो उसी तरह चलेगा जैसे पहले कमिश्नर अपील और कमिश्नर ट्रिब्यूनल का चलता है, वो जो 30, 60, 90 वाला है ना वही चलेगा, वरना जो है वो ये टैक्स अमेंडमेंट एक्ट वाला चलेगा जो उसके बाद आए। ठीक हो गया।
सेक्शन 73 के अंदर उसने ना एक वर्ड डाला है एग्रीगेट, मतलब वो कहता है जनाब अली आपने किसी एक बंदे से एक ट्रांजैक्शन अगर आपने किसी बंदे से करनी है ना, वो टोटल एग्रीगेट 50,000 के अंदर नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि टोटल सारी ट्रांजैक्शन मिला के 50,000 से ज़्यादा ना हो, एक ट्रांजैक्शन नहीं। अच्छा जी, डीएपी को उसने जो है ना रिटेल प्रोडक्ट बना दिया। ये थोड़ा सा मेरे लिए ना एक तंगी वाली चीज़ थी, मुझे पसंद नहीं आया जो इससे नीचे का एरिया है, लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन ये बजट में आया लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। इन्होंने सर खुश्क दूध पे, खुश्क दूध को फैट दूध को, लोकल मशीनरी को जो कि बनती थी, इस सारे को एग्जाम्प्ट से निकाल के इसको जनाब 10-10%, 8-8%, 12-12% टैक्सेबल में डाल दिया रिड्यूस रेट में, 12, 16, 17, 21। ये पहले एग्जाम्प्ट थे, अब ये एग्जाम्प्ट नहीं है, ये टैक्सेबल बना दिए हैं। मुझे ये बात पसंद नहीं है क्योंकि ये सारी नेसेसिटीज है, क्योंकि ये सारी नेसेसिटीज है ना, जरूरियात हैं। बच्चों का दूध हो गया, जरूरी है, दूध हो हाँ जी, गया, फैट वाला मिल्क हो गया, लोकल मशीनरी हो गई जो एक्सपोर्ट होती है, ये लोकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, इंडस्ट्री को किल करने वाली हरकत है, ये नहीं करनी चाहिए। मेरी इससे एग्रीमेंट नहीं है, बाकी ज़ाहिर है उन्होंने सोचा तो कुछ सोच के किया होगा। अच्छा, इसी तरीके से आ जाते हैं हम 6 कैजुअल के अंदर। अच्छा, इसी के अंदर ना ये आप 21 में चले जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर मेडिकल के इक्विपमेंट भी शामिल हैं, कार्डियो के इक्विपमेंट शामिल हैं, डायग्नोस्टिक किट शामिल हैं, प्लांट मशीनरी शामिल है, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई शामिल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल को जो 50 बेड से ऊपर वाला था उसको चीज़ें शामिल थी, वो सारी की सारी निकाल के टैक्सेबल कर दी। ट्रैक्टर पे 10% टैक्स लगा दिया है। तो यार पहले एग्रीकल्चर मरा पड़ा है, उसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, दिमाग खराब है तुम्हारा। तो ये बात मुझे समझ नहीं आई। अच्छा जी, इसके अलावा फिर आगे आ जाते हैं जनाब अली, तो हमें ये पता लगता है कि जनाब इन चीज़ों को सेल टैक्स से निकाल दिया है, पेट्रोल को निकाल दिया है, डीजल को निकाल दिया, केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल को निकाल दिया, इनको एग्जाम्प्ट कर दिया, जीरो कर दिया, जीरो रेट पे कर दिया, सॉरी। चलो, इस तरह हमारा सेल टैक्स का था। अब हम इनकम टैक्स पे चले जाते हैं। लो जी, इनकम टैक्स का पौड़ा शुरू। सबसे पहला टप्पा पहुंचा ये सेक्शन 37 पे। सेक्शन 37 होता है कैपिटल गेन। कोई कैपिटल एसेट खरीदा, सिक्योरिटीज हो गई, बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स हो गए या प्रॉपर्टी हो गई, ये कैपिटल एसेट कहलाते हैं। ये खरीदा, कुछ ऐसा रखा, फिर बेच दिया, मुनाफा आ गया, उस पर जो मुनाफा आया ये उसके ऊपर टैक्स लगाता है। वो कहता है जनाब शेयर्स जब भी आपको शेयर्स की कीमत पे होगी या शेयर्स आपको पेएबल हो जाएगी, आपको उसकी पेमेंट, तब भी आपने टैक्स दे देना है। पहले सिर्फ पेड थी, अब उसको पेएबल भी कर दिया, जब भी पेएबल हो जाएगी। जब भी शेयर्स आपके नाम ट्रांसफर होंगे आपको टैक्स देना है। ये दो बातें अगर आप मोटी मोटी याद रखने आसानी रहेगी। उसके बाद आ जाता है क्रेडिट मिलता होता 65F के अंदर। न्यू अगर बिजनेस आता था ना, आप मेरे साथ हैं? जी मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, जो न्यू जो बिजनेस स्टार्टअप होता था ना, उसको 3 साल के लिए ना एक क्रेडिट मिलता होता था, टैक्स क्रेडिट, अगर वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड होता था तो। आईटी का शोबा कोई? हाँ जी, उसको छुट्टी करा के 1 साल के लिए करा दिया कि 1 साल के लिए टैक्स क्रेडिट मिलेगा, अगले साल में कोई नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से ना सिंध पावर जो है ना जनरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए था, उसके लिए उस पर क्लैरिफिकेशन दी है कि सिंध कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स जो है ना उसके अंदर ही सिर्फ जो आप सप्लाई करेंगे ना उसको आप एग्जेम्पशन देंगे। तो 65F के अंदर जो क्रेडिट्स थे ना वो सिर्फ खत्म कर दिए, 1 साल के लिए कर दिया उसको, और सिंध वाले के लिए सिर्फ कर दिया, उसको पर्टिकुलरली एक्सप्लेन कर दिया। अब आ जाता है सेक्शन 92, 92। इसमें ना एक नई प्रोविजन ऐड की है, प्रोविजन जिसके अंदर प्रोवाइडेड का वर्ड लिखा होता है उसको प्रोविजन कहते हैं। अगर आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है और आपका टर्नओवर यानी कि टोटल सेल 300 मिलियन रुपीज से ज्यादा है, 300 मिलियन रुपीज या 300 मिलियन रुपीज से ज्यादा। 300 मिलियन कितने बनते हैं जनाब? 30 करोड़। 30 करोड़ हो गए। हाँ 30 करोड़ बनते हैं। 30 करोड़ बनते हैं। 30 करोड़ 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 30 करोड़
इस साल में या इस साल से पिछले में या इस साल से अगले में, ठीक है। ठीक है। तो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बाकायदा तौर पे इसके अकाउंट ऑडिट करवा के, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट से ऑडिट करवा के इसके साथ अटैच करने हैं। अब आता है वो सेक्शन जो लोगों का दिल धड़काएगा, ठीक है, और लोग गाना गाते फिरेंगे धक धक करने लगा। ठीक है, ये सेक्शन पढ़ने के बाद आधे लोग जो है ना गाना गाते फिरेंगे धक धक करने लगा। ठीक, ये है जनाब अली एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के बारे में। अच्छा, जो लोग एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में हैं, जिन्होंने रिटर्न ड्यू डेट पर फाइल नहीं की, ठीक है, या जो एफबीआर डेट एक्सटेंड करती है उसके दरमियान फाइल नहीं की, या फिर खुद टाइम एक्सटेंशन लेके फाइल नहीं की, या कॉन्डोनेशन लेके फाइल नहीं की, ठीक है, वो सारे के सारे डबल एडवांस टैक्स देंगे। क्लैपिंग। ये किधर लिखा हुआ मेंशन कीजिएगा। सर मैं बता दूं, ये लिखा हुआ है, ये सर सेक्शन 100 बी है, अगर आप पढ़ेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। In subsection after the word list the expression or person appearing on the ATL who have not filled return by the due date specified in section 118 by the due date as जी मुझे extended पता under है आपको इसको देखते ही धक्का लगा होगा, ये मैं बात आपको खोल कर बयान करता हूँ। शायर इसमें क्या कहता है, मैं आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से दिखा देता हूँ। मुझे पता था शायर की इस बात से आपको दिली धचका महसूस होगा। मैं जरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डाउनलोड, मुझे तो खुशी हो रही है। खुशी, सारी खुशी है ना, खुशी, इतनी खुशी जो है ना वो भी जितनी अवाम है ना उन्होंने आपको चित्र मार रहे हैं। ये सर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है जी, हम डाउनलोड करते हैं जी। ये ले, ये वाला इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है जी, ये हमारे पास अभी डाउनलोड हो जाएगा। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं ना मेरी? जी जी मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो रुकी हुई है। नहीं रुकी क्यों हुई है? मुझे ये नजर आ रहा है सेक्शन 100 बी है, लेकिन वो मैं जो आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं वो नहीं नजर आ रहा। अच्छा ओके, मैं फिर जो है ना वहाँ से मैं आपके लिए ये ऑप्शन क्लियर कर लूँ ना, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? कि अगर आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं फिर मैं आपके लिए ज़रा आसानी कर दूँ ना। अब नज़र आ रही है जी? अब आ रही। क्या था ये सेक्शन? 100 बी ए। 100 बी ए, 100 लिखते हैं, 100 बी ए, हम 100 ही लिखते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। लो ये है जी सेक्शन 100, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द, ये 100 बी, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द पर्सन नॉट अपीयरिंग इन एटीएल। जी जी ये पेज नंबर 169 सर। जी ये जा रहे हैं सर, ये पहुंच गए। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द पर्सन नॉट अपीयरिंग इन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। इसको जरा बड़ा कर देता हूं, आपको ये खुला खुला नजर आए। अब नजर आ रहा है? जी जी नजर आ रहा है। जी, the collection or deduction of advance tax, computation of the income and tax payable thereon in respect of the person not appearing on the active tax pay list shall be determined in accordance with the rules in the 10th schedule। ठीक है, वो कहता है इस लिस्ट के वर्ड के बाद आपने क्या लिख देना है? आपने लिख देना है ये, आपने लिख देना है ये लिस्ट और पर्सन appearing in the active taxpayer list who have not filed return by the due date specified in that and that। मतलब ड्यू डेट में आपने जमा नहीं कराया तो उसके ऊपर 10th schedule लग जाएगा। ये बात समझ में आती है? जी। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो फिर आपको चाहिए कि आप यहाँ जाकर 10th schedule देखें। 10th schedule क्या है? 10th schedule है ही डबल टैक्सेशन का।
Rules for persons not appearing in active taxpayer list. अब हम जाते हैं टेंस कैजुअल पर। ये भी हम टेंस कैजुअल खोल रहे हैं और आपको वहां पता लग जाएगा कि आर रेट वहां पर जाकर डबल हो जाता है। टेंस कैजुअल का मतलब यही है कि जो एडवांस टैक्स का रेट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सॉरी यार, मेरा कंप्यूटर से आज पता नहीं क्यों इतना स्लो बिहेव कर रहा है। कोई बात, ये अमूमी तौर पर ऐसी हरकत करता नहीं होता। लेकिन मेरा ख्याल है इसकी रैम मुझे इंप्रूव करनी पड़ेगी। ये हम पहुंच गए हैं शेड्यूल्स में। schedule, schedule, 10 schedule. देखेंगे where a tax is required to be deducted or collected under any provision of this ordinance from the person not appearing in active tax period, the rate of the tax required to be deducted or collected as the case may be shall be increased by shall be 100% of the rate specified. 100 क्या आएगा लिखा है? 100%. 100%. अच्छा, ये फर्स्ट कैजुअल को वर्ड भी उड़ा दिया उन्होंने। अच्छा, ठीक है, स्पेसिफाइड इन दिस ऑर्डिनेंस लिख दिया है। ओके, ठीक है, इस ऑर्डिनेंस के अंदर कहीं भी आ रहा होगा वो 100% से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक हो गया जी? ओके हो गया, लो जी, ओके हो गया। वो कहता है जनाब अली और पर्सन अपीयरिंग ऑन द एक्टिव टैक्स पे लिस्ट, हर बंदे का क्या उतना हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? डबल हो जाएगा। हाँ जी, अगर आपने ड्यू टाइम पे जमा ना कराई तो डबल हो। 100 ठीक हो गया जी। इसका मतलब ये है कि जो डेड एंड आ रहा होगा, जो आखिरी डेट आ रही होगी टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, आपने उसी डेट पर रिटर्न जमा करवानी है। अगर आपने नहीं करवाई तो आपका टैक्स डबल होना ही होना है, चाहे आप अगले साल के अंदर फाइलर हो जाएं, चाहे आप अगले साल में एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ भी जाएं, तो भी आपका टैक्स वापस सिंगल
नहीं होना। नहीं होगा। हाँ जी, ठीक है, किया धक धक, धक धक कर गया। कर गया। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं जी एक्स आर नॉट स्टैंडिंग एंड सेटिंग द टैक्स पेड टू 24 देयर इज अमाउंट क्लेम। ये बिजनेस के हैं जिसको छोड़ देते हैं। 114 बी है, ये 114 बी को पढ़ते हैं। ये पढ़ेंगे तो आपका थोड़ा कम धक धक होना शुरू हो जाएगा। आपने पढ़ी होंगी 3 कंडीशन है, बिजली का कनेक्शन कट जाएगा, सॉरी फोन की सिम कट जाएगी, बिजली का कनेक्शन कट जाएगा, और जी आपका जनाब आली जो है ना वो सुई गैस का कनेक्शन कट जाएगा। सिमें आपने देख भी ली है कि बंद हो भी गई हैं। बिल्कुल हो गई। ठीक है, मैं खुद भी 2 सिमें इसको खुलवा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अच्छा सर जी, बंद होने के बाद ऑटोमेटेड ये कर देते हैं? नहीं, ऑटोमेटिकली करते हैं, एक्टिवेट। एप्लीकेशन लेके जानी पड़ेगी कमिश्नर के पास। अच्छा खैर, अब आप ये देखें जी, उसने एक चौथी कंडीशन ऐड कर ली है कि बाई चांस तुम पाकिस्तान तो बाहर फ्लाई नहीं करना अगर आपके पास नाई पॉप नहीं है पाकिस्तान के बाहर तो। आप अच्छा बाई जी, चांस फ्लाई नहीं कर ट्रैवलिंग। सकते, बाहर नहीं जा सकते, सवाए इसके ठीक हो गया। होल्डिंग पर्सन होल्डिंग नेशनल आईडी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। ओवरसीज पाकिस्तानी है तो बेशक बाहर तशरीफ ले जाएं। अगर आप माइनर हैं बाहर तशरीफ ले जाएं, स्टूडेंट हैं बाहर तशरीफ ले जाएं, या अदर क्लास ऑफ पर्सन जो भी उसने जाहिर ही नहीं किया, अगर वो कोई आगे लिस्ट तो आगे ही, वरना आप अब आप पाकिस्तान में ग्राउंडेड हैं, रिटर्न भरें, बाहर तशरीफ ले जाएं। ओके। ठीक हो गया सर। अब एक आपको और मजेदार चीज ईसीएल में दिखाते नहीं देता हैं। इसका मतलब है फाइलर और भी बढ़ेंगे। मैं ईसीएल में आ गया। जी हाँ वो ईसीएल में आ गया तकरीबन। आप जी, एनटीएल भी कंट्रोल मस्ट लिस्ट हो में गया, आपका तो नाम आ चुका है, अब आप एटीएल भी बाहर नहीं मस्ट जा हो सकते। गया। आपको ईसीएल के अंदर से नाम हटवाने के लिए पहले फाइलर होना है। ओके हो गया। ठीक है जी। अब आप 116 का सेक्शन पढ़ेंगे जो कि वेल ओके हो स्टेटमेंट है, गया। आपको पता है। जी 116 का सेक्शन तो आपको पता है ना कि वेल स्टेटमेंट है। हेलो जी बिल्कुल बंद। वहां पे पहले लिखा होता था ऑल एसेट्स, एसेट्स के अंदर उसने मेरी आवाज नहीं आ रही सर? आप उसके लिखा है एसेट्स के अंदर उसने लिख दिया फॉरेन इंक्लूडिंग फॉरेन एसेट्स। ठीक है। उसने क्या लिख दिया? इंक्लूडिंग ओके हो फॉरेन गया। एसेट्स, मतलब वाइज के सारे फॉरेन बैंक एसेट्स। अकाउंट, मतलब वाइज के सारे बैंक अकाउंट डिक्लेयर करें, पायनियर के अकाउंट डिक्लेयर करें, फॉरेन कंपनियां सारी डिक्लेयर करें, ऑफशोर सारे एसेट डिक्लेयर करें। ओके ठीक हो गया। ओके हो गया। उसके बाद वो कहता है जनाब अली अगर आपने बिजनेस कर दिया बंद, जिस तरह के लोग बिजनेस करते हैं आगे अपने एनटीएन के अंदर डलवा लेते हैं और उसके बाद जनाब अली इसको भूल जाते हैं, बिजनेस छोड़ भी दिया, खत्म भी कर दिया, दोबारा ठीक है। बताना मुनासिब भी नहीं समझा, तो वो कहता है भाई 117 में जाके अपना बिजनेस डिस्क्लोज करो, बंद करो और उसकी रिटर्न जमा कराओ। अगर नहीं कराओगे तो फिर मैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दे दूंगा उसकी। ये सेक्शन 121 के अंदर मेरे पास हक है, अब ओके हो गया। मैं उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दूंगा। मुझे मत कहना, मैंने खुद उसके ऊपर टैक्स बना के खुद दे देना आपको। ठीक हो, सेल्फ असेसमेंट के अकॉर्डिंगली। जी जी मैं खुद बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दूंगा। 120 के तहत बहुत जज कर दी। 121 के अंदर वो जाके खुद ओके बेस्ट हो जजमेंट गया। असेसमेंट कर दूंगा कि आपने टैक्स देना था, आपने टैक्स नहीं दिया। सेक्शन इतना बनता है 122, इतना दे दो। हाँ जी हाँ, सही हो सेक्शन गया। 122 के बाद उसने सेक्शन 122 ए लगाया, अदर देन कमिश्नर फीस इफ द वैल्यू ऑफ द असेसमेंट और द केस में बी रिफंड और डज नॉट एक्सीड में 20 मिलियन रुपीस। ये वो उसका है हिसाब किताब कि 20 मिलियन तक का केस आपने लेके जाना है अपील के पास। अगर 20 मिलियन से ऊपर वाला केस है ना तो वो सीधा ट्राइब्यूनल में जाएगा। 20 मिलियन तक? हाँ 20 मिलियन तक केस अब जाता है ठीक है। अपील में। 2 20 करोड़ मिलियन तक का से केस हाँ जी 2 करोड़ तक का केस अपील के बाद, 2 करोड़ से ऊपर अपील वाला, में। हाँ 2 करोड़ टच हुआ सीधा अपील के जगह आपने छोड़ना है, सीधा ट्राइब्यूनल में लेके जाना है केस। कुछ बीच पीछे 2 दिन करोड़ एक्ट से आया ना ऊपर का 2024 ट्राइब्यूनल का, में उसके चला। जरिए। ठीक है जी। अच्छा जी उसके बाद हम इसको छोड़ते हैं। ओके हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेक्शन 127, इसको भी हम छोड़ दें। 131 कमीशन अपील, ये अपील की बात ही बता रहा है। ये यहाँ पे जो बात है काम की वो है सेक्शन 147 में,
जिसको हम कहते हैं एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स होता ये था कि पिछले साल आपका जो है ना वो आपका जो टैक्स बना था उसके अगले साल आपने क्या करना होता था कि जितना पिछले साल टैक्स बना होता था उसके अंदर 10% ऐड करके ना फिर आप उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करके आप एडवांस टैक्स पे करते थे अंडर सेक्शन 147। आपने देखा होगा अक्सर 147 के नोटिसेस आए क्वार्टरली। हाँ जी 147 के नोटिसेस आए होते थे, ऐसे ही है। ठीक है। वो 110% डिवाइडेड बाय 4 हुआ के आया होता था। वो अब कहते थे 110% नहीं लेना, अब 120% लेना है आपने। अच्छा सर, ये देना ही देना होता है हमें? सर ना ये देना होता है। सालाना अगर करवा आपकी दें। एस्टीमेट अगर आपको लगता है कि अगले साल का इतना नहीं है तो फिर आपने एक एस्टीमेट जाके कमिश्नर से डिस्कस करना होता है। कमिश्नर चाहे तो वो आपका एस्टीमेट ले सकता है, लेकिन वो उसके लिए फिर आपसे सपोर्टिंग मांगेगा, चीजें मांगेगा। वो यही कहता है ये नीचे एस्टीमेट कंटेन वगैरह 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 वो लेके आएंगे आप, और वो आपको एस्टीमेट अगर एक्सेप्ट करता है तो वो आपको फार्मूला सेट करके दे देगा और आप उसके हिसाब से टैक्स दे दें। यानी हमारी टोटल जो टैक्स था जो हमने दिया हुआ था उसमें 20% मजीद ऐड करें और उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करके उसको देते रहे। जी चुप कर जाए। वो कहता है यार अपने आप 10% बढ़ती है ना, वो कहता है 10 नहीं अब आप 20% बढ़ाएं। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं 148 के ऊपर। ठीक 148। ठीक है जी, 148 को भी हम इसलिए स्किप कर रहे हैं, ये मेजॉरिटी लोग इसके अंदर नहीं फॉल कर रहे। हम सीधा फिर 153 में आ जाते हैं। 153 है सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर ना एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है, कमिश्नर मे ऑन एप्लीकेशन फ्रॉम द रेसिपिएंट ऑफ द पेमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 1 एंड मेकिंग। इसके अंदर ना कुछ लोगों को ना आप जब पेमेंट कर रहे होते थे तो वो कहते थे कि हमें एग्जैम्प्ट है जी सप्लाई, ठीक है, क्योंकि अब सप्लाई वैसे ही 0 रेटेड या एग्जैम्प्ट नहीं रही, वो हो गई है मिनिमम। तो मिनिमम के अंदर होता है एक रिड्यूस रेट मिल सकता है आपको, तो रिड्यूस रेट की आप एप्लीकेशन देंगे, वो 15-15 दिन के लिए आपको मिलती रहेगी, वो आप अपनी अवेल करेंगे और अल्लाह कैंसिल। ठीक हो गया। 154 पे आ जाते हैं 154 का नोटिस भी हुआ आता है। ठीक है जी। 154 जो है आप वो देख लें, ये एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट के अंदर उसने फाइनल को क्या कर दिया है, मिनिमम कर दिया है। फाइनल टैक्स और मिनिमम टैक्स में आपको थोड़ा सा फर्क पता है? नो सर। आज मैं समझा देता हूँ। फाइनल टैक्स ये होता है कि जनाब जो कट गया सो कट गया, ना कभी रिकॉर्ड रखने की जरूरत है, ना हिसाब किताब देने की जरूरत है, ना कोई और चीज में लेने की जरूरत है, ना आप इसको रिफंड के तौर पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना टैक्स की जो है रिटर्न के अंदर आप इसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जरा दे देता दे देता। मिनिमम का मतलब इतने तो देने ही थे, बकाया हिसाब बनाएंगे ईयर एंड पे। दूसरी बात इसका ऑडिट भी हो सकता है, अगर ज्यादा बन गया तो ज्यादा देना है, वरना इतना तो देना ही था। ठीक है। एक्सपोर्ट को ये इसके में सख्त खिलाफ हूं, एक्सपोर्ट को पकड़ के फाइनल से मिनिमम में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब ये है कि जब आप कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक तो जो एक्सपोर्ट के टाइम पे टैक्स दिया है वो तो आपने देना ही था, साल के एंड के ऊपर हम आपका नॉर्मल स्लैब के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जो बिजनेस के स्लैब है। फिर देखेंगे कि मिनिमम में आपने जो दिया है वो ज्यादा है, ये जो अब बन रहा है वो ज्यादा है। अगर जो अब बन रहा है वो ज्यादा है वो आप अदा करेंगे, वरना जो आपने मिनिमम दिया वो तो दिया नहीं था। सारी ये सीधा तरीका कार है कि आप को लीगल तरीके से पाकिस्तान से बाहर भेजना ही नहीं चाहते। ये तो 2 नंबर तरीका कार खोलने का तरीका कार है ना। दूसरी बात ये है कि एक्सपोर्ट को किल करने का क्या मतलब? हाँ जी। एक्सपोर्ट को किल कर रहे हैं, ये इसका कोई तुक नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे कहीं नहीं होता। तीसरी बात ये है कि इसका कभी भी ऑडिट हो सकता है, कभी भी रिकॉर्ड खुल सकता है, कभी भी चीजें हो सकती हैं, तो लोग घबराएंगे इसके ऊपर। ये मुझे नहीं लगता ये स्टे करेगा। ठीक है। सेक्शन 159 एग्जेम्पशन जो है वो खत्म कर दी, एग्जेम्पशन खत्म कर दी, एग्जेम्पशन खत्म कर दी है। ठीक है जी, एग्जेम्पशन कोई नहीं है जी 159 के अंदर। आप 169 169 182 और जी पेनल्टियां देखें, पेनल्टियां देखेंगे इंशाल्लाह आपकी तबीयत में हरियाली आएगी। तो क्या है जी, पर्सन फेल्स टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 117, मतलब अगर आपने बिजनेस खत्म कर लिया है
और अगर आपने ये हमें अभी तक रिटर्न जमा नहीं करवाई है कि आपने बिजनेस खत्म कर लिया है। सर आधे लोगों की रिटर्न खोलें तो वो कहेगा यार ये वाला बिजनेस तो मेरा 1995 में था, उसके बाद तो मेरे अब्बा जी ने इसको बंद कर दिया था। बिल्कुल इसको ऐसे। अब्बा जी ने बंद कर दिया था, तो भाई आपने रिटर्न कब जमा कराई है इसकी? आपने इसको आखिरी रिटर्न बना के नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूअस रिटर्न आपने सारा जमा करवाना था ना, जमा करवा के प्रॉपर तरीके से उसको बंद करते। वो कहता भाई अगर आपने ये नहीं किया तो भाई हम आपसे 1.1% जो है ना वो आपसे टैक्स पेएबल भी लेंगे, साथ डिफॉल्ट सरचार्ज भी लेंगे, और जनाब वाली 1000 पर डे के हिसाब से अगर आपका बनता होगा तो वो भी हम आपसे लेंगे, और 50,000 रुपए तक की आपको पेनल्टी भी ठोकेंगे। आया मजा? आ गया। आ गया। लोग अब भाई बिजनेस बंद करो, अगर नहीं चला रहे बंद करो। बिला वजह की थद्देबाजी पूरे के पूरे डिपार्टमेंट पे लोगों पे मत छोड़ो भाई, बंद करो अपना बिजनेस। बताओ बताने में क्या जाता है? रजिस्ट्रेशन करवाते हुए जाके आपने डलवाया, अब थोड़ी सी हिम्मत करो दोबारा जाके अपने वकील को कहो यार इसको बंद करें। अच्छा, वेयर अ पर्सन बीइंग अ ट्रेडर और शॉपकीपर, ये पिछले दिनों याद है एक ऑर्डिनेंस आया जिसके अंदर शॉपकीपर और ट्रेडर का लॉ आया सारा। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कराची, इसके ऊपर लगा है ये लॉ पड़ा है। हाँ जी, वो जिसको टैक्स देना है सबने, सारे दुकानदारों ने टैक्स देना है, रजिस्टर होना टैक्स देना है। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन उन्होंने जरूरी कर दी। हाँ जी हाँ जी, रजिस्ट्रेशन करवाना ऐसे ही है। है। वो कहता है भाईजान अगर आपने डिफॉल्ट किया ना, हम 7 दिन के लिए आपकी दुकान सील कर देंगे पहली दफा, अगर दूसरी दफा आपने ये किया ना फिर हम 21 दिन के लिए आपकी दुकान सील कर देंगे हर दफा। सही हो गया, हम 99 भी ठोक देंगे आप पे। 60 दिन के लिए दुकान सील होगी। ना 7 दिन 7 दिन ठीक हो। 7 डेज 7 डेज 7 हाँ जी 7 दिन कुकड़ी के हिसाब से चल रहे हैं। 7 दिन पहले बिठा के देखेंगे कुकड़ी हुई है कि नहीं, फिर वरना 21 दिन के लिए बिठा दिया करेंगे। कुकड़ी की तरह बिठा रहे हैं, हर दफा 21 दिन के लिए बिठा दिया करेंगे। ठीक हो, ठीक है जी। अब आता है हमारा 114B जो सबसे खूबसूरत सेक्शन है। इस सेक्शन में आपकी जो हमारी सीमों की तबाहियां फेरी है, आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे और आपको पढ़ते ही आपको एक करंट लगेगा भी। सर जी अगर आपकी होगी सेम बंद, सर अगर आपकी होगी सेम बंद तो सरकार आपको पहले डिफॉल्ट पे पड़ेगा 100 मिलियन रुपीस। ठीक है, इस पे मैं आपको अपनी शक्ल दिखाना चाहता हूँ। ठीक है। और दोबारा ये हरकत की तो आपको पड़ेगा 200 मिलियन रुपीस। 10 लाख रुपए ठुक जाना, सिम बंद होगी। सर 100 मिलियन जो होता है वो 10 लाख होता है। ओह, 1 करोड़ रुपया होता है। तो ये इन्होंने की $100 मिलियन की बात। अरे भाई साहब सिम बंद कराई है तो भाईजान जुर्माना भी देना पड़ना है। पिछली दफा तो ये था सिर्फ सिम बंद करेंगे, अगली दफा से भाईजान हम करोड़ रुपए जुर्माना भी डालेंगे आप पे। सिम नहीं बंद होनी चाहिए आपकी, नोटिस भेजा जवाब दो, फॉरन सिम खुलवाओ। गाइस आर यू विद मी? अच्छा जी, तो जनाब अली यहाँ तक पहुंच गई गेम? हाँ जी। अच्छा जी, ले जी 114B समझ आ गया जी? जी ये मजेदार सेक्शन है। उसके बाद आ जाता है जनाब भी अली अगली पेनल्टी, फेल्स टू पे टैक्स एट द टाइम। क्या हमने अब सिम नहीं बंद होने देनी? ना सिम नहीं बंद होने देनी पाजी, जिदी सिम बंद हुई उन छुड़वान जाओगे वो कहेगा लो जी जुर्माना पे करो। जुर्माना माफी कौन कराएगा? वो तो भाईजान ये देखे ना सीधा ट्राइब्यूनल का केस बन जाना है। ट्राइब्यूनल का केस बन गया, बंदा तो रोएगा। आइंदा के बाद सिम नहीं बंद होने। हाँ जी इथों ही मूव आओ, बंदे जेड़ा आ रहा फाइल करो, तो टाइम पे करो, नहीं तो उसका भी थोड़ी टैक्स नहीं कम होना।
डबल विद टैक्स उसको पड़ा रहेगा हमेशा ही, ड्यू डेट के अंदर फाइलर ठीक करें, हो गया, नहीं तो उसकी एक्सटेंशन लें, नहीं तो उसकी कॉन्डोनेशन लें। ओके हो गया। हाँ जी, where any person fails to pay tax at the time of the making of the payment and the consultation share at the time of the registration of the share by the, यार ये तो है कि अगर हमने शेयर रजिस्टर करवाए हैं ना सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से, ठीक है, पे पेनल्टी इक्वल टू द 50% ऑफ शेयर, अगर आपने ना करवाई टैक्स पेमेंट ना की तो आपने 50% टैक्स देना है। अच्छा जी, द कंपनी एंड एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये भाई ये एक और खास बात है, ये भी हकीमी नुस्खा इन्होंने दिया है, जिसके एंड पे मैं आपको एक बात कहूँगा, यहीं से मैंने अंदाजा लगाया ये किसी एक ऐसे इंसान की हरकत है जो हमारी बरादरी से ताल्लुक रखता है। ये कंसल्टेंट है, ऊपर से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसके बगैर ये बात पॉसिबल ही नहीं है ये कोई हरकत कर जाए। एनी कंपनी एंड एसोसिएशन ऑफ द पर्सन हु fully state all the relevant particulars and information as specified in the form of return and include a declaration of the record kept by the taxpayer. Furnish any analogous statement or document specified in the return of income as blank. आपा खाली रिटर्न भर दी है ना, लोग कहते हैं ना जी बस जस्ट फाइलर कर दो, फाइल खाली रिटर्न भरते हैं ना। हाँ जी, रजिस्ट्री करानी फाइलर हाँ जी, हाँ जी, जस्ट फाइलर कर दो, हाँ विद जी। इनकम्प्लीट और इररेलेवेंट पर्टिकुलर्स आपने भर दिए, ठीक है। अच्छा, अटैच कर दिया ब्लैंक इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट या कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया, और वो बंदा हुआ या तो कंपनी या हुआ पार्टनरशिप, इंडिविजुअल नहीं, तो भाईजान उसको सीधा अच्छा। पड़ेगा 5 लाख रुपया। अच्छा, ये कंपनी की बात कर रहे हैं हम, ये कंपनी देखिए, अगर फाइलर होगी कंपनी तो। और पार्टनरशिप, ये देखें एओपी, लोग कहते थे ना जी कंपनी के अलावा लिटिगेशन नहीं है इसलिए हम पार्टनरशिप बनाते हैं। पर जी ये मुझे नहीं नजर आ रहा, आप कहाँ पे रीड कर रहे हैं? अब नजर आ रहा है, ये अब आ रहा है। एनी Any कंपनी company and एंड association of एसोसिएशन ऑफ पर्संस ले- fail to fully state all the relevant ठीक है। particular information specified in the form of return including the declaration of record kept by the taxpayer कि मैंने रिकॉर्ड रखा हुआ है, टैक्स पेयर, मैंने रिकॉर्ड रखा ठीक हुआ है। है, फर्निश कर देता है नेगियर स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन द रिटर्न ऑफ इनकम एज ब्लैंक, ये तो खाली दे देता है या इनकम्प्लीट दे देता है या इररेलेवेंट पर्टिकुलर दे देता है, या फिर क्या करता है अटैच कर देता है कोई ब्लैंक इनकम्प्लीट नेगियर, ये सारे काम कर देता है और उसको फाइल कर देता है। तो क्या देना है उसने कम से कम 5 लाख जी, उन्हें 5 लाख वो जो आजकल इन्होंने बैलेंस शीट मांगी हुई है। सर उसको तो छोड़ें आप, हाँ जी। आप सेल टैक्स में ना जाएं, आप पहले इनकम टैक्स की बात करें। आ जाते हैं पार्टनरशिपों वाले, ओ सारे में ही भर दो जी, सर जी रिकॉर्ड नहीं है सर, भर दो सर, ऐसे ही उसको कहे सर जी 5 लाख रुपए का जुर्माना आना जी, 114(2) का जुर्माना आएगा, मैंने कहना फिर कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना आएगा, फिर अगर आएगा तो फिर आपने हमें नहीं पीपी करनी। इससे ये बात पता लगती है कि ये अमल किसी कंसल्टेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट की हरकत की हुई है, ये ऐसे लॉ डेवलप किसी ऐसे नूरे का नहीं किया हुआ। ये भाई ये कोई ये बना रहा है ना बजट, ये अंदर का पेटी है। इसके बाद उसने बकायदा एक सेक्शन इंसर्ट किया है 191A और 191, ठीक है। आप जरा पढ़ें, प्रोसिक्यूशन फॉर द फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन इन रिटर्न ऑफ इनकम। आपने इंफॉर्मेशन देनी थी, नहीं दी, आपने फेल टू फुली स्टेट ऑल द रेलेवेंट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एज स्पेसिफाइड इन द रिटर्न इंक्लूडिंग डिक्लेरेशन ऑफ द रिकॉर्ड टू बी केप्ट। ब्लैंक इंफॉर्मेशन दे दी है, देखें फर्निश ब्लैंक और इनकम्प्लीट पर्टिकुलर दे दिए, ब्लैंक और इनकम्प्लीट इनएगियर दे दिए, ठीक है। तो ये सारे का सारा क्या होगा, फाइन और इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग बट 1 ईयर और बोथ, 1 साल की कैद भी डाल देगा भाई वो, 5 लाख और 1 साल की कैद है। आजा हो गया, आया मजा, ठीक है।
यार ये आपको पॉइंट कहता नहीं डालना है चाहिए था। प्रोसिक्यूशन फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन, आपने भाईजान रजिस्ट्रेशन करवानी थी, नहीं कराई। एनी पर्सन ठीक है स्पेसिफाइड इन सेक्शन 99B, वो शॉपकीपर जिसको अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन करना था शॉपकीपर, ठीक है लेकिन उसने नहीं किया, उसने एक ऑफेंस किया पनिशेबल ठीक इन है कन्विक्शन, उसने एक कन्विक्शन का किया है फॉर नॉट टर्म 6 महीने की कैद और फाइन और बोथ दोनों कराएगा वो। चल पुत्र अंदर। आई मजेदार बात, क्या हो गया? ठीक हो गया। सेक्शन 205 12% की जगह काइबर प्लस 3% आ गया। लेकिन 114 दो जो है वो खाली है, थोड़ा खतरनाक है। 114(2) को क्या हुआ है? वो हमारे लिए खतरा बन गया। तो क्या बन गया? हमारे लिए कैसे खतरा बन गया? सानू क्लाइंट ने कहना चाहते हो यार थोड़ी मेहरबानी, नहीं मेहरबानी तो ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ पैसे ਦੇ ले लो क्लियर कर दे आपने। भाजी, ठोकोगे तो ਤੁਸੀਂ ठोक जाओगे, ਸਾਨੂੰ मत कहना। आप देखिए देखिए, एक बात होती है आप बता देते हैं, सामने वाला फिर भी अगर कुएं में छाल मारना चाहता तो यार हम अच्छा। हम क्या कर सकते हैं। एक बंदा डाटा नहीं देता, स्कोप लिमिटेशन है ना। एक बंदा कहता है कि ये डाटा है, यही सच है, यही बात है, यही हकीकत है, ओके हम तो फिर रिलायंट है उसके ऊपर, जो हमें वो डाटा दे रहा है हम डाल देंगे। जो कहता है जी और डाटा है ही नहीं, यही सच है, फिर वही सच है हमारे लिए, हम ड्यूटी बाउंड है, हम तो उसके असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। ओके हमारे साथ वो एक हमारे साथ जो वकालतनामा उसने साइन किया है उसके मुताबिक हम उसका काम करके दे रहे हैं। नहीं देता डाटा तो वो उसकी जिम्मेदारी है, या फिर इनकार करें, नहीं जी हम आपका काम नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा जी आगे आ जाती है जी, ये था 236G था। अगर आपको याद होगा कि एक सेक्शन आया था कि हमने रिटेलर्स को देना है, और एक जो है ना वो हमने होलसेलर्स को जो है ना जब सप्लाई करने लगेगी कंपनियां, तो उनका जो है ना वो एडवांस टैक्स लगाएंगी इनकी इनवाइसों के ऊपर, याद है आपको? वो 1% और वो आधा % वो याद आया? वो दुकानदारों को जो फार्मास्यूटिकल मिलती है, पोल्ट्री मिलती है, एडिबल ऑयल, घी मिलते हैं, याद है हैं। 236G जो था वो था होलसेलर का, एच जो था वो रिटेलर का जी। उसके अंदर उन्होंने एक लिस्ट दे रखी थी, फार्मास्यूटिकल, पोल्ट्री, एनिमल फीड। हाँ जी देख पा रहे हैं ना? ठीक है। उन्होंने भाईजान ये लिस्ट सारी अलग कर दिया और इसको जनरल बना दिया। अब आपने जिसने भी करनी है ना, जिसको भी करनी है सप्लाई, ये टैक्स काटना है। ओके हो गया। नहीं समझ आई? आ गई है समझ। सर जी आप आए ना, एक कॉल कर लेना किसी आगे सेक्शन खोल है 236G, सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एंड होलसेलर। नजर आ रही है स्क्रीन? नहीं। हाँ जी आप आ गई। एवरी मैन्युफैक्चरर नहीं और लग रहा। कमर्शियल इंपोर्टर ऑफ, बीच में सारा कुछ उसने उड़ा दिया। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या कमर्शियल इंपोर्टर हैं, ठीक है, सारी चीजें उड़ा के उसने क्या कहा, एट द टाइम ऑफ द सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, ये सारा बीच में से उड़ा दिया, सारी नाम उड़ा दिए उसने। जब भी आप हैं ये दे रहे हैं किसी को चीज, तो भाईजान आपने क्या करना है, टैक्स काटना है। एच में चले जाएं, यही बात वो आगे जाके कहता है, एवरी मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, कमर्शियल इंपोर्टर ऑफ, ये सारा हटा के वो कहता है जनाब अली एट द टाइम ऑफ सेल, ये यहाँ से सारा हटा के, मोटरसाइकिल, पेस्टिसाइड, टैक्स, बेवरेज सेक्टर हटा के, सारे सेक्टर तक हटा के कहता है भाईजान जब भी आप किसी को देंगे एट द टाइम ऑफ सेल, every distributor, dealer and other wholesaler in respect of the sale sector shall collect tax, advance tax काटेंगे आप। बात समझ में आ गई? जी आ गई। चलो आगे चलते हैं। जी भी हो गया, एच भी हो गया। अब हम चलते हैं 239 पे, सेक्शन 239, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ये वही है जी, अपील जो होगी ना, वो अगर टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 2024 ने जो लेके आया लॉ, उससे पहले की अगर कोई फैसला हुआ है ना, तो वो उसके मुताबिक ही होगा, उसका लिमिटेशन पीरियड वही रहेगा 30, 60, 90, वरना इस लॉ के मुताबिक होगा।
लो जी, अब आप देखें ये रेट्स जो आ ठीक गए है। नए, 6 लाख रुपए तक जीरो की सैलरी वाले रेट्स हैं। 6 लाख से 12 लाख 15%, ठीक 12 से 16 90 प्लस 20%, 16 से 32 30%, 32 से 56 40%, और 56 से ऊपर 45% पे टैक्स होगा अगर सैलरी हुई तो। ओके ओके। मतलब आधी तो सैलरी ये हमें तो देके बाबर जाओ। आजम ही देगा। अगर आपने 56 लाख रुपए सैलरी कमाई है ना साल में, तो आधी हमें देके जाओ। ठीक हो गया, ये तो बाबर आजम दे सकता है। सर हम भी दे सकते हैं, अगर हमारे पास क्लाइंट होगा हमने उससे लेके देनी सही हो। है। अगर आप ठीक। बिजनेसमैन है, 6 लाख तक माफी है, 6 लाख 6 से 12 5%, 12 से 22 15%, 22 से 32 25%, 32 से 41 30%। जैसे ही आप 41 लाख रुपए से पहुंचे, मतलब 35% दो, अब इससे ऊपर जितना भी कमाओगे। ओके। अब आ जाते हैं हम, जो खेल है हमारे पास, सबसे बड़ा खेल, इस खेल को समझते हैं। ये है हमारे पास शेयर्स वालों का खेल। इस शेयर वाले को खेल को समझेंगे तो आप फिर प्रॉपर्टी के खेल को अच्छी तरह समझ पाएंगे। आपने कोई भी ऐसा एसेट बेचा है जो कि आपके पास जिसको हम कहते हैं कैपिटल एसेट था, जिसके ऊपर मुनाफा आया, पहला साल रख के बेचा, कोई साल में नहीं, कोई रखा नहीं, वैसे बेच दिया, उसी साल में 15 12.5 10 7.5 5 2.5, मतलब 2.5% पर साल के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स कटता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक हो गया। प्रोवाइडेड ठीक हो। अगर आपने उसको खरीदने और बेचने के दिन के अंदर अगर आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में हुए, ठीक है, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में हुए, 15% of the person appearing on the active tax pay list on the date of acquisition and date of the disposal of the security at the time rate specified in Division 1, तो वो NTR में चला जाएगा। ठीक है। ठीक है। and at the rate of disposal of the securities and at the rate specified in Division 1, मतलब ये कि 15% रहेगा अगर आप एक्टिव हुए, वरना वो क्या बन जाएगा, वो आपका NTR बन जाएगा। मतलब आप उसको नॉर्मल इनकम टैक्स में ले जाएंगे, वहां जो रेट बनता होगा वहां आप अपना रेट बनाएंगे, और वो रेट कम से कम 15% से कम नहीं होना चाहिए। फिर चाहे रेट ये बन रहा हो, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ 2.5% वाला? इसका ये मतलब हुआ अगर आपने ड्यू डेट में भरा हुआ तो तब ये होगा। सही हो। 15% तो लगेगा ही लगेगा ना। नहीं, वो तब लगेगा जब आपने एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में तो हुए, लेकिन आए आप बाद में। अच्छा। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। अब हम आ गए प्रॉपर्टियों पे। सेम फार्मूला इधर भी है। ओपन प्लॉट है वही 2.5% के हिसाब से, कंस्ट्रक्टेड है तो 5 10 15 5 7.5 5 4 साल में उड़ा दिया, 15 7.5 0। ठीक है जी। लेकिन वही 15% अगर एक्टिव टैक्स पे लिस्ट डिस्पोजल जिस दिन हो रही है, वरना फिर इसको NTR में ले जाओ, जाके सारी कमाइयों के साथ जमा कर दो, वहां जाके चेक करो कि नॉर्मल स्लैब रेट वो जो 6 लाख वाला है उसके अंदर वहां जाके देखो कि क्या रेट बनता है। अगर रेट ज्यादा बनता है तो वो वाला दो, वरना 15% तो आपने देना ही है, मतलब सेपरेट ब्लॉक डील करो उसको। सारी आपको लगता है ये जिसने दिमाग लगाया है वो कोई वकील है या कोई बैंकर है? ये तो मुझे फिनजीन वालों का ग्रुप लगता है। ये कोई भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वही मैं कह रहा हूँ, ये अकाउंटेंट का काम है, और वो भी वो अकाउंटेंट जो कि खुंड है, जो कि खुद प्रैक्टिस में बैठा है। नो डाउट। ये आम बंदे का काम ही नहीं है। वो ये आम वकील को समझ आने वाली कैलकुलेशन नहीं है। ऐसे ही है। ये जो कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आम बंदे को समझ आने वाली कैलकुलेशन नहीं है वर्डों से। ये आम वकील के मथे नहीं पैनी। पेशा कैसे है? ये जी गाड़ी 5 1 1.5 2.5, याद है आपको पहले 10,000 हुआ करता था, 10,000 होता था अगर 850 सीसी पे होती थी गाड़ी। अब वो 1% 1.5% इस तरह के रेट लगा दिए हैं, ये रेट बनेगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम
अब आप प्रॉपर्टी बेच रहे होते थे और खरीद रहे होते थे तो एक चीज कटती होती है एडवांस टैक्स, ऊपर था प्रॉफिट, गेन आया था, जो ऊपर वाले टैक्स थे ना, तो जब हमने प्रॉपर्टी बेची थी तो गेन आया था, वो गेन के ऊपर टैक्स था, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स था। मैंने खरीदी ₹1,00,000 की, बेची ₹2,00,000 की, ₹1,00,000 का प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स था। वो 15, 7.5, 5, बिल्कुल या ऐसे 15, 2.5, 15, 12.5, फिर इस तरह कम करते हुए वो मेरा था किसका, जब मैं कह रहा था प्रॉफिट पे कि टैक्स। ये मेरी प्रॉपर्टी का टैक्स था, जब मेरा प्रॉफिट आया था प्रॉपर्टी की सेल के ऊपर, उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स था। ये है विद होल्डिंग टैक्स, 3%, 6% लगता होता है जब हम प्रॉपर्टी बेचते हैं, हाँ जी, बेचते और खरीदते हैं ना, 3%, 6% लगता है। हाँ ये जी, वो वाला टैक्स है, ये एडवांस टैक्स है, जो कि साल के एंड के अंदर हम क्लेम भी कर लेते हैं। सी आ गया जी, ट्रांसफर ऑफ इम्यूर, सेल, सेल के ऊपर टैक्स आ रहा है जी, ये सी। हम बेचने गए, वो कहता है जी 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है 3% दे दो, 5 और 10 के दरमियान करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 3.5 दे दो, 10 से ऊपर करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 4% दे दो। कब, जब आप नॉर्मल, जब आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में भी हैं और आपने ड्यू डेट में भी रिटर्न जमा करवाई है। ठीक है, क्या बात समझ में आई, जब आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में हैं और आपने ड्यू डेट में रिटर्न जमा करवाई है, मतलब सितंबर में ही रिटर्न आपने अपनी जमा करवा ली है। अगली बात सुने, ठीक हो, अगर आप खरीद रहे थे 3, 3.5 और 4, वही हिसाब, वो कहता बराबर है जी, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, मुझे इससे कोई फर्क, ये कम कर दिया सर। हाँ जी हाँ जी, वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे लिए बराबर है, खरीदें या बेचें, अगर आपने ड्यू डेट पे टैक्स रिटर्न जमा करवाई है और आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं तो भाई आप खरीदें या बेचें, मुझे प्रॉपर्टी की वैल्यू से मतलब है। आप अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो 3% एडवांस जमा करवा दें, 5 से 10 करोड़ के दरमियान में जमा बेच रहे हैं प्रॉपर्टी या खरीद रहे हैं तो 3.5 जमा करवा दें, अगर 10 से ऊपर कोई बेच रहे हैं तो 4% जमा करवा दें, मेरा इसे कोई कंसर्न नहीं है, मुझे वैल्यू से कंसर्न है। ठीक हो, ठीक है, अब हम आपको इसको एक और बात समझाते हैं जो कि वो नीचे कहता है, टेंस कैजुअल आ गया। वो कहता है जनाब आली, अगर आपने प्रॉपर्टी तब बेची 236 के, ये था जी, तब खरीदी, तब आपने प्रॉपर्टी खरीदी जबकि आप एक्टिव ही नहीं हैं और आपने रिटर्न जमा ही नहीं कराई, एक्टिव भी नहीं है और आपने रिटर्न जमा भी नहीं कराई, तो आए आपका बम्पर प्राइस निकला है 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचेंगे तो 12% दे जाए मुझे, 5 करोड़ तक किया ना जी 5 करोड़ तक की, नहीं 5 करोड़ तक की, ठीक है। अगर 5 से 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है तो 16% दे जाए मुझे, तो और अगर 10 करोड़ से ऊपर की बेचने का शौक हो रहा हो तो फिर मुझे उसका 20वां हिस्सेदार बना लें। ये तो उन्होंने डबल कर दिया ऑलमोस्ट है, 6 से 12 भी ज्यादा है, 4 पंजे 20, 5 गुना है, कहते हैं होर ना टैक्स रिटर्न जमा करवाओ, सानू कोई इतराज नहीं। फिर वो नीचे आकर शायर कहता है कि अगर आपने प्रॉफिट कमाया बैंक से, अच्छा, और आपने रिटर्न जमा ना कराई हुई, आप इनएक्टिव हुए, तो मैं उसमें से 35% ले जाऊंगा। ये वो टैक्स है जो मैं मैं कितने ले जाऊंगा खा जाऊंगा भाई? 35% ले जाऊंगा।
ओके हो गया। ठीक है, फिर वो कहता है अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी, बेची, ठीक है, तो फिर मैंने आपसे 10% ले लेना है, 10वां हिस्सेदार मैं हूं, 90% के मालिक आप हैं। करोड़ की बेचोगे 10 लाख मुझे दे जाना। ठीक है, ओके हो गया। और अगर आपने सप्लाई की डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को तो 2% आपने मुझे देना है, और अगर आपने रिटेलर को की तो 2.5% आपने मुझे देना है। ये वो निकम्मे लोग हैं जिन्होंने एक तो ड्यू डेट की परवाह नहीं की, ऊपर से अभी तक रिटर्न जमा नहीं करवाई, नॉन फाइलर रहना चाहते हैं। हाँ जी, ठीक है, अब आ जाते हैं वो लोग ठीक हो जिन्होंने रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम द पर्सन हु एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में तो हैं बट रिटर्न ड्यू डेट पे जमा नहीं कराई। एक्टिव तो हैं लेकिन ड्यू डेट पे नहीं आए थे, बाद में आए हैं लाट साहब। ये अमीर लोग हैं, मर्जी पे आकर रिटर्न जमा करवाते हैं। ड्यूरिंग द ईयर इनको याद आता है ओह मैं एक्टिव हो जाता हूँ। वो कहते बिल्कुल हो, हमें कोई एतराज नहीं है, बस जब आप ये जो प्रॉपर्टी शरीफ है आप जब इसको करने लगेंगे ना 236C में ट्रीट, जब आप इसको बेचेंगे हमें कोई एतराज नहीं है, 3 की जगह 6 दे जाना, 3.5 की जगह 7 दे जाना और 4 की जगह 8 दे जाना, हमें कोई एतराज नहीं। इस पर भी शायर क्या खूब कहता है, ठीक है, और इसी तरह से वो बेचने वाले को भी यही फरमाता है, खरीदने वाले को भी यही फरमाता है और बेचने वाले को भी यही फरमाता है। कहता है भाई एक्टिव है, मान लिया आपको, हम आपसे 5 गुना नहीं लेते, डबल लेंगे। तो एक्टिव होने का भी आपको फायदा दे रहे हैं, ट्रिपल नहीं ले रहे हैं, टाइम पे आना था ना यार। टाइम हमने किस लिए बनाया है? वो हमने झक मारने के लिए बनाया है। कलेक्शन टाइम पे नहीं होती, हम काम टाइम पे नहीं कर सकते, तो इतने दिनों के पैसे कौन देगा? अब शौक आ रहा है, या तो अगले साल आना या दौरान साल आना है, तो भाईजान फिर ऐसे आओ। और इसके साथ ही हमारा जनाब इनकम टैक्स यहां से समाप्त होता है। मजा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनाया भाई। सारे ये आम बंदे का काम ही नहीं है।